Hello everyone. Today we are going to discuss about elastic collision in one dimension. देखो collision की जब आप one dimension में बात करते हो इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बिफोर द collision होगा वही डायरेक्शन आफ्टर द collision होगा और उसको एक शब्दों में हम लोग हेड ऑन collision भी कहते हैं। अब इलास्टिक collision की खासियत आप समझते हो कि जब दो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लो इस ऑब्जेक्ट के साथ उसको कोलाइड करना है, इसको अप्रोच कर रहा है, उस केसेस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रेस करता है। जब ऑब्जेक्ट प्रेस होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाता है, जो अप्रोच कर रहा था उसकी वेलोसिटी को घटाता है, और जो आगे जा रहा था उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। वेलोसिटी बढ़ती है, साथ में वहाँ डिफॉर्मेशन भी होता है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है जो इनिशियली बिफोर द कोलिजन थी वो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में खर्च हो जाती है। लेकिन जब आपका डिफॉर्मेशन मैक्सिमम स्टेज में पहुंच जाता है, और आपको पता है कि डिफॉर्मेशन कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद जो है सो क्या होगा, तो सेम वेलोसिटी से जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनके जो कॉन्टैक्ट के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। उस केसेस में क्या होगा कि डिफॉर्मेशन अपने मैक्सिमम स्टेज में होगी। तो उस स्टेज पे मैक्सिमम स्टेज में डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि उनके जो ऑब्जेक्ट के का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और इलास्टिक ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट अपने डिफॉर्मेशन को फिर से मतलब क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए इलास्टिक ऑब्जेक्ट में क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग के केस में आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब आप दबाते हो तो वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को अचीव करने के लिए उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। वैसे ही इलास्टिक ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करते हैं और डिफॉर्म होते हैं तो उनको अपने नेचुरल स्टेज को रिकवर करने के लिए उसमें एक क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करते हैं, तो जब वो मैक्सिमम कोलिजन पे, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेट में जब वो ऑब्जेक्ट होती है तो वो क्या करते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्सेस फिर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, दूसरे को डी एक्सेलरेट करता है, और अल्टीमेटली वो दो ऑब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, एक अलग वेलोसिटी से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक के केस में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्सेस ने जो काइनेटिक एनर्जी जो इंटरेक्शन के दौरान डिफॉर्मेशन में लॉस्ट हुई उसको क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्सेस ने फिर से हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया। तो इसीलिए इलास्टिक कोलिजन के केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ में इलास्टिक कोलिजन के केस में आपका काइनेटिक एनर्जी भी 100% कंजर्व रहता है। बट इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की अगर तुम बात करो तो आई थिंक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बहुत ही मुश्किल है ढूंढ पाना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी कोलिजन हम रियल लाइफ में देखते हैं दे आर पार्शियली इलास्टिक्स। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिखता कहाँ है, जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जब कोलिजन की घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आखिर जब दो ऑब्जेक्ट दो इलास्टिक नेचर के ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से पहले जो उनकी वेलोसिटीज़ है और कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ है उनके बीच क्या रिलेशंस होगा, और कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग जो है सो उसको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिराइव द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कि कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन जब होगा पार्टिकल का और कोलिजन के बाद जो पार्टिकल सेपरेट होगी इलास्टिक कोलिजन में तो किस वेलोसिटी से सेपरेट होंगी, हम लोग उसको ड्राइव करते हैं, क्वांटिटेटिवली ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, इस ऑब्जेक्ट को मैं A बोलता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं B बोलता हूँ, इसका मास m2 है, और ये जो है हमारा ये u1 वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर, ये है ड्यूरिंग कोलिजन का मूवमेंट है। क्या है ये, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, तो इस घटना को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये जो ड्यूरिंग कोलिजन का मूवमेंट है डेंटी, ये इतना छोटा है हमारे ऑब्जर्वेशन पीरियड से कि मतलब ये एकदम इनफाइनेटेसिमल टाइम इंटरवल में ये इंटरेक्शन की घटना होती है जिसमें मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनली v1 और v2 वेलोसिटी से जो है सो सेपरेट होता है।
ठीक है। और चूंकि सेपरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में, सेपरेट हुआ है, तो आफ्टर कोलिजन जो है ये नेचुरल V2 इज ग्रेटर देन V1 ही है, सेपरेशन का जो केस है। सो तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच क्या है। यहाँ अगर आप देखें तो ये U1 इज ग्रेटर देन U2 है। तो अगर मैं लिखूँ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्या चीज़, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या है, अप्रोच मतलब, तो ये हो गया U1 माइनस U2, मतलब इस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट M1 इस ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो इस रेट से घट रही है, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये तो आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इनके बीच सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आगे जा रहा है, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो अब आपको अगर पूछा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कितना है, तो ये हो गया आपको V2 माइनस V1, ठीक है। अब इसकी भी बात बाद में करता हूँ। आपको ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन क्या, हर तरह के कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस मोमेंटम के चेंजेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, और इसलिए टोटल मोमेंटम हमारे सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मतलब जैसे कि P टोटल, ठीक है, P टोटल ये क्या है, सिस्टम का, मतलब M1 और M2 दोनों का बिफोर कोलिजन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू P टोटल, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, कंजर्व रह रहा है। ये जो कोलिजन की घटना हुई, इस इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में बाहर से हमारे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता तो शायद हमारे सिस्टम का मतलब मोमेंटम चेंज होता, टोटल मोमेंटम, लेकिन यहाँ ऐसी घटना नहीं घटी है। तो आप लिख सकते हो कहीं ना कहीं, अगर बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है, ये U1 वेलोसिटी से भाग रहा है, ये U2 वेलोसिटी से भाग रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको सीधे अर्थमेटिकली जोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। हाँ, यहाँ पे आपका वेलोसिटी U1 और U2 सेम डायरेक्शन में है। ऐसा भी होता है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं ऐसे, तो उस केसेस में सम नहीं करते, उस केसेस में हम लोग माइनस करते जो है, सो तो उसको याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M1 U1 प्लस M2 U2 एंड दिस इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या है, वेलोसिटी V1 है, V2 है, तो आप लिख सकते हो M1 V1 प्लस यहाँ से M2 V2। समझ में आ रही है बात। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वही M1 है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, यही M2 है। तो ये जो आपका इक्वेशन बना, ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हुआ। इसको थोड़ा सा अगर जनरलाइज करने की कोशिश तुम करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से कि M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 2 लिख दे रहा हूँ मैं। अब आपको ये भी पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में कंजर्व रहता है, ठीक है। आपको पता है कि इंटरेक्शन के दौरान जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बदलता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे सिस्टम का क्या होता है, तो कंजर्व रहता है। मतलब आप लिख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपके सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे टोटल लिख दे रहा हूँ ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, याद रहेगा। तो अब जब तुम इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको बिफोर कोलिजन क्या है, ये M1 U1 वेलोसिटी से U2 वेलोसिटी से है, तो तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ M U1 पे स्क्वायर जो M1 है, सॉरी, और हाफ ऑफ M2 U2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू M2 है ना,
और इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1, और यहाँ क्या v1 वेलोसिटी है, तो v1 पे स्क्वायर एंड जोर हाफ ऑफ m2 v2 पे स्क्वायर। मतलब जो अभी जो काइनेटिक एनर्जी अगर इस पूरे सिस्टम का देखा जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसका k1 और प्लस k2 सम आएगा, तो k1 k2 क्या हो गया, हाफ ऑफ m1 इंटू v1 पे स्क्वायर एंड जोर हाफ ऑफ m2 इंटू v2 पे स्क्वायर। समझ में आ रही है बात नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन आपको 3। इसको भी अगर आप जनरलाइज करना चाहें तो आप इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास है हाफ ऑफ m1 u1 पे स्क्वायर जोड़ हाफ ऑफ m2 u2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 पे स्क्वायर जोड़ हाफ ऑफ m2 v2 पे स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, ये जो है आपका, ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। ये दोनों आप इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी नहीं ले रहे हैं, पूरे सिस्टम का, इसको पूरा सिस्टम मान करके जो है सो आप बिफोर कॉलिजन की बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। थोड़ा सा इसको अगर तुम जनरलाइज करने की कोशिश करो इस इक्वेशन को, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/2 काट दो, ठीक है, और u1 v1 को बगल में ले आओ, तो ये हो जाएगा m1 u1 पे स्क्वायर माइनस v1 पे स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m2, ठीक है, और v2 पे स्क्वायर माइनस u2 पे स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 जो तुम्हारा यहाँ था, इक्वेशन 2 क्या था, इससे पहले जो तुमने डिराइव किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 तुम्हारा था m1, ठीक है, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और m2 यहाँ से v2 माइनस u2, यही था आपका इक्वेशन 2। ये जो इससे पहले आपने इस पिछले स्लाइड में आपने यहाँ डिराइव किया है, आपको याद हो तो ये समझ जाए, ये v2 माइनस u2 यही नहीं था, इक्वेशन 2 यही कह रहा था, तो v2 माइनस u2, ठीक है, दिस इज द इक्वेशंस 2। अब इस देखो हम क्या कर रहे हैं, तो 3/2 कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशंस को इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन हम 2 कर रहे हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आप पता है नॉर्मल अलजेब्रा। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 कट जाएगा, और ये जो टूटेगा इसमें, तो इससे निकलेगा तुमको u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, और फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में, ठीक है, किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में आप ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट आप कभी भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करें परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली मतलब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4।
अब आपके पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये एक इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपके पास इक्वेशन है जो कह रहा है क्या चीज़ कि m1, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि m1 u1, ठीक है, पहले आप ले आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन, ये m1 u1 प्लस m2 u2 एंड दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और दूसरा इक्वेशन आपने अभी अभी डिराइव किया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, मतलब सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच मतलब u1 माइनस u2। तो इससे तो तुम निकाल ही सकते हो कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2। अब ये जो वैल्यू आया v2 का, इस v2 की वैल्यू को हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v1 प्लस u1 माइनस u2, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, ठीक है। अब जरा इसको आप देखें तो यहाँ क्या है v1 जो है, और इसको इधर लेके चले जाएंगे आप, तो अल्टीमेटली आपको निकालना है क्या चीज़ है भाई, आपको निकालना है v1 की वैल्यू ना। तो पहले तो इसको सॉल्व कर ले, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे v1, ठीक है, इंटू यहाँ पे v1, और ये जो आपका m2 u1 है इसको आप सारा इधर लेके चले आए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको आप ऐसा करें, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ था आपको m1 u1 प्लस m2 u2, और ये जाएगा तो माइनस ऑफ यहाँ से m2 u1 और प्लस यहाँ से तो m2 u2 होगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो v1 ये इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और इंटू यहाँ पे v1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से देखो तो ये हो जाता है कितना, यहाँ से m1 माइनस m2 इंटू यहाँ पे u1, ठीक है, एंड जोर ट्वाइस ऑफ m2 u2। तो यहाँ से जब v1 निकालोगे तुम तो क्या आएगा m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1 और जोर ट्वाइस ऑफ m2 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है, और इंटू यहाँ पे u2 एंड दिस इज द वेलोसिटी। सो तुमने निकाल लिया कि v1 की वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट A था, ये जो A था वो ये जब कोलाइड करके इधर की ओर भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी तुम निकाल रहे हो, और वो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को याद करने की भी ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से आप दूसरा एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स आती भी है तो आप सीधे यहाँ से v2, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें v1 की वैल्यू डालोगे तो v2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो v2 की जो फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है, तो पहले एक बार v1 लिख लो। v1 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या रही, v1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बच्चा m1 प्लस m2, ठीक है, और इंटू यहाँ से u1 एंड जोर ट्वाइस ऑफ m2 बट्टा m1 प्लस m2 और इंटू यहाँ पे u2। और जो v2 की वैल्यू होती है सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग इक्वेशन में सॉल्व पुट करके निकाल लो, और या नहीं तो m1 के बदले m2 डालो और u1 को u2 से रिप्लेस कर दो इसी इक्वेशन में। तो ये m2 माइनस m1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू यहाँ पे u2, ठीक है, और प्लस यहाँ से ट्वाइस ऑफ m1 बट्टा m1 प्लस m2 और इंटू यहाँ पे u1। तो ये आपको जो है सो क्या हुआ, दीज आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर perfectly elastic collision, perfectly elastic collision, elastic
कॉलिजन। अब इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस बनते हैं, ठीक है, तो हम लोग उन स्पेशल केसेस को भी देख ले। तो जो स्पेशल केसेस हैं अगर आप उसको देखना चाहें तो सबसे पहला केस देखें, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है। अब इसको आप मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि दो ऑब्जेक्ट जो आप ए और बी देख रहे हैं उसको मैंने सेम मास से मतलब रिप्रेजेंट किया है पहले। तो हमने पहले जो डिराइव किया एक्सप्रेशन हमारा क्या था, हमारे पास V1 का एक्सप्रेशंस था, V1 का एक्सप्रेशंस था क्या, M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2, ठीक है, और इनटू यहाँ पे U1 जोड़ ट्वाइस ऑफ M2 बटा M1 प्लस M2 और इनटू यहाँ पे U2, ठीक है। मतलब कि जो वेलोसिटी था इस ए ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन, ये जो V1 की वैल्यू है वो U1 और U2 दोनों वैल्यू पर डिपेंड कर रही है और साथ में रिस्पेक्टिव मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से V2 का वैल्यू हमने निकाला था एंड दिस वाज सिंपली M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इनटू यहाँ पे U2 प्लस ट्वाइस ऑफ M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे U2। अब इस रिजल्ट में सिर्फ आपको क्या करना है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो कोलाइडिंग बॉडी है वो इक्वल मासेस का है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, M1 जब M2 के बराबर होगा तो ये जो आपका टर्म है दिस टर्म विल वैनिश, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। और M1 M2 के बराबर है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 के, ये जो टर्म है ये क्या कट जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा कि V1 इज इक्वल टू U2 हो जाएगा। मतलब क्या चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B बिफोर कोलिजन, है ना। हुआ मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी बदल गई। A और B दो ऑब्जेक्ट थे जो U1 और U2 वेलोसिटी से जिन्होंने कोलिजन किया। कोलिजन के बाद आपका A का वेलोसिटी B के वेलोसिटी के बराबर हो गया। ये U2 क्या है, U2 मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ B बिफोर कोलिजन है, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। और आपका जो V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन है, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन है। उसी तरह से जब तुम V2 की वैल्यू निकालोगे तो V2 में क्या होगा, ये फिर 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका और यहाँ तो U1 था तो ये कितना आ गया, ये आपको U1 हो गया। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B बिफोर कोलिजन, क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B या टारगेट बॉडी बिफोर कोलिजन, बिफोर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B आफ्टर कोलिजन, ये V2 है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A बिफोर कोलिजन। तो कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, तो वेलोसिटी जो है सो क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। तो यही है इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस के केस में क्या होता है, तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं आपका क्या रह रहा है, तो वेलोसिटी आपका इंटरचेंज हो रहा है। और इसी फैक्ट का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में जब आपका न्यूट्रॉन हाई वेलोसिटी से रिलीज होता है तो उसको स्लो करने के लिए हम लोग वहाँ पे मॉडरेटर के तौर पे हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे कि वाटर, हैवी वाटर है या पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो करीब जो है तो सेम मास का होता है न्यूट्रॉन के मतलब रिस्पेक्ट में। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो जो भी मोमेंटम इसके पास होता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन के पास होता है जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की वजह से रिलीज होता है, वो मोमेंटम जो है सो इसको ट्रांसफर हो जाता है, मतलब हैवी वाटर को ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एक्टिविटी को जो है सो कंट्रोल में चलाया जाता है। सो ठीक है, तो ये था इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज ऑफ द इक्वल मासेस। इस केसेस को हम लोग समझा, हमने देखा कि जब दो इक्वल मास का ऑब्जेक्ट M1 M
कोलाइड करेगा तो इनकी जो वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगी और v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगी, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी विद द टारगेट बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कि आपका टारगेट बॉडी जो है वो क्या है, तो इनिशियली रेस्ट में है। टारगेट बॉडी कौन है, बी इज द टारगेट बॉडी एंड बी टारगेट बॉडी क्यों है, क्योंकि बी को ही ए अप्रोच कर रहा है, इसलिए दिस इज द टारगेट बॉडी। ठीक है, टारगेट बॉडी, और हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है, u2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपने सिंपल सा जो इक्वेशन डिराइव कर रखा था, जनरलाइज इक्वेशन, हर बार लिखना पड़ेगा इसको यहाँ पे। चलिए मैं लिख लेता हूँ, इससे याद भी हो जाएगा मुझे भी और आपको भी। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u2। ये है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलिजन एंड v2 की जो वैल्यू है वो क्या है, तो m2 माइनस m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u2 जोर ट्वाइस ऑफ m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1। अब अगर देखो कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी, टारगेट बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब क्या चीज़ कि u2 इज इक्वल टू 0, u2 की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो v1 की वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू क्या आएगी, तो m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1। और उसी तरह से आपका जब आप इसको 0 करोगे, u2 को 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो v2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो v1 की वैल्यू आई m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1, और इसका क्या आया, तो ट्वाइस ऑफ m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, अब इस केस में देखो तो डिफरेंट m1 और m2 के हिसाब से आपका कंक्लूजन अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव थ्री केसेस अराइजेस फर्दर, और वो केसेस क्या होंगे, व्हेन द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल। ठीक है, दूसरा व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट एंड रेस्ट इज वेरी हैवी, या नहीं तो कह सकते कि टारगेट बॉडी नेग्लिजिबल मास का होगा। तो ये तीन केसेस जो है सो आपके पास अभी इसके सब केसेस बनेंगे। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि व्हेन द टू बॉडीज आर इक्वल मासेस का है। ठीक है, तो जब दो बॉडी इक्वल मासेस का है और ये ऑब्जेक्ट जो u2 है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो हमने जो अभी जनरलाइज इक्वेशन निकाला वो क्या निकाला कि वेलोसिटी जो v1 थी, जो v1 वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 और इंटू यहाँ पे क्या था, u1 था, और जो वेलोसिटी v2 थी वो थी ट्वाइस ऑफ यहाँ पे कितना, m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे कितना था, तो u1 था ना। अब यदि आपका टू बॉडीज आर इक्वल मासेस, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m होगा, और ये वैल्यू जब तुम इसमें डालोगे तो अल्टीमेटली v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, देखो इसके पास वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इस ए ऑब्जेक्ट के पास u वेलोसिटी थी, और कोलिजन जैसे हुआ उसके बाद ए ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, मतलब v1 इक्वल टू 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं और ये तो आ गया, और अगर आप v2 की वेलोसिटी निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, मतलब v2 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखो तो v2 की जो वैल्यू है वो u1 के बराबर हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि मोमेंटम, मतलब कहने का काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी जो अभी u1 वेलोसिटी से जा रही थी, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ये रेस्ट में आ गया, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। और इसको जो है बी ऑब्जेक्ट को क्या हुआ, तो इसको v2 इज इक्वल टू u1 हो गया, मतलब जो इसका था एनर्जी वो एनर्जी अब इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर टारगेट बॉडी अगर आपका रेस्ट में है
ठीक है, और जो कोलाइडिंग बॉडी और टारगेट बॉडी दोनों का मास अगर इक्वल है तो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 100% ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। कब? जब हमारा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसी मास का है, ठीक है, वो जो है दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसी मास का है जो उसको स्ट्राइक करने के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक केस तो आपने देखा कि यहाँ इस केसेस में 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा एक केस है कि व्हेन द टारगेट बॉडी बी एट रेस्ट इज वेरी हैवी, जैसे ये रेस्ट में है और ये क्या है, तो M2 बहुत हैवी है, मतलब M2 इज मच ग्रेटर देन क्या है, M1 है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लाइटर बॉडी हिट ए हैवी बॉडी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक लाइट बॉडी इसको धक्का मार रहा है। तो हमने तो एक्सप्रेशन निकाला था कि जब भी ऐसा होगा कि जब एक बॉडी रेस्ट में हुई या टारगेट बॉडी रेस्ट में होगी या U2 0 होगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1, और v2 इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो ट्वाइस ऑफ m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u2। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो u1, ठीक है, हमारा क्या है कि m2 इज मच ग्रेटर देन m1 है। तो जब m2 मच ग्रेटर देन m1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप m1 जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, केवल ये नेग्लिजिबल होगा, m1 नेग्लिजिबल होगा। तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो v1 की वैल्यू ये क्या निकाल के देगा, माइनस ऑफ u1 निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि m1 तो मान लो नेग्लिजिबल है तो टेंडिंग टू 0 मान लो, तो माइनस ऑफ m2 बाई m2 आएगा, वो कट जाएगा तो माइनस ऑफ u1 आएगा। और v2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो v2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, क्योंकि आपका m2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका यहाँ देखें तो m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, मतलब ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1/m2 है, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो 1 बाय बहुत ज़्यादा जब कोई क्वांटिटी हो तो वो बहुत छोटा होगा, तो अल्टीमेटली v2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंक्लूजन से आप क्या देख पा रहे हैं कि v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u1 हो गया, मतलब कि इसका डायरेक्शन जो मैं ये दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली में इधर होना चाहिए, ठीक है, और v2 जो है वो जहाँ था वहाँ रेस्ट में ही रह गया, मतलब ये डायरेक्शन इसका नहीं होगा। तो अल्टीमेट कंक्लूजन की अगर आप बात करें, ठीक है, अल्टीमेट अगर कंक्लूजन की बात करें, शब्दों में कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन ए लाइट प्रोजेक्टाइल बॉडी ए, ठीक है, व्हेन ए लाइट प्रोजेक्टाइल बॉडी ए कोलाइड्स अगेंस्ट ए हैवी टारगेट बॉडी बी एट रेस्ट, ये क्या है, ये लाइट बॉडी है, ठीक है, ये लाइट बॉडी है और ये हैवी टारगेट बॉडी है, ठीक है, हैवी टारगेट बॉडी है, ठीक है, टारगेट बॉडी है। तो व्हेन ए लाइट प्रोजेक्टाइल बॉडी ए कोलाइड्स अगेंस्ट ए हैवी टारगेट बॉडी बी एट रेस्ट, देन ए रिबाउंड्स विथ इट्स ऑन वेलोसिटी, ये क्या हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इट रिबाउंड्स, ये बैकवर्ड जो है, इट रिबाउंड्स विथ इट्स ऑन वेलोसिटी, जो उसके पास वेलोसिटी पड़ी हुई थी इधर की ओर, उसी वेलोसिटी से ये जो है सो v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u1 वेलोसिटी से ये रिबाउंड्स हो गया, ठीक है, रिबाउंड्स विथ इट्स ऑन वेलोसिटी एंड बी कंटिन्यू टू बी द रेस्ट, और ये जहाँ था वही पड़ा हुआ रह गया, इट कंटिन्यू टू बी द रेस्ट, कंटिन्यू टू बी एट द रेस्ट। और रियल लाइफ में ऐसा केस कब होता है, जब आप एक बॉल को दीवार पे या जमीन पे पटकते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज थ्रोन ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोर। जब बॉल आपका फ्लोर पे स्ट्राइक करता है तो उस समय जो कॉलिजन होता है वो एक इलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है, और वो इसी केस का एक सब केस है, ठीक है। तो एक तो केस आपने ये देख लिया कि वो टारगेट बॉडी जो है सो बहुत ही भारी है और रेस्ट में है, और एक तीसरा केस आप देख लें कि व्हेन द टारगेट बॉडी एट रेस्ट हैज़ नेग्लिजिबल मास, मतलब ये जो है m2 की वैल्यू m1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं एक बड़ा साइज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप ये लिख सकते हो कि m1 इज मच ग्रेटर देन m2, ठीक है। इस केसेस में जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो ये वेलोसिटी है v1 और v2 वो क्या होगी, हमने निकाला है सिंपल सा कि भैया v1 हमारा क्या है, तो m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1,
और v2 क्या है, तो ट्वाइस ऑफ m2 m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u1। अब अगर m1 मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या होगा, ये क्वांटिटी जब m1 बाई m1 है ये 1 हो जाएगा, मतलब v1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे ऐसा हो रहा है, सॉल्व करके देख लो। यहाँ से v1 है, अब क्या करो तुम इसको क्या करो कि तुम m1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको m1 से डिवाइड करो ऊपर नीचे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस m2 बाई m1 बट्टा 1 प्लस m2 बाई m1। अब देखो इंटू यहाँ पे u1, अब देखो m2 बाई m1 क्या, m1 बहुत ज़्यादा बड़ा है तो m2 बाई m1 ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो तुम कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हो कि v1 इज इक्वल टू u1। आगे ना ये 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो v1 इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई मैंने लिखा है यहाँ पे v1 इज इक्वल टू u1 हो गया। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा था u1, वही v1 की वैल्यू अभी भी u1 ही रहेगी, मतलब ये अनडिस्टर्ब्ड चलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे, u2 की वेलोसिटी निकालोगे, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू देखो, तो m1 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ है, तो यहाँ से देखो ट्वाइस ऑफ है और ट्वाइस ऑफ है, तो यहाँ तो m2 तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है m1 के रिस्पेक्ट में, तो तुम इसको लिख सकते हो कितना, तो ट्वाइस ऑफ u1। मतलब कि जो v2 की वेलोसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट था जो अभी यहाँ पे रेस्ट में था, कोलिजन के बाद v2 की वेलोसिटी क्या हो गई, तो ट्वाइस ऑफ u1 हो गई, मतलब दुगनी तेजी से जो है सो ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तुम इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहो, ठीक है, इस चीज़ को अगर कंक्लूड करना चाहो एक लाइन में, तो वो लाइन क्या है कि hence when a heavy projectile body A, ठीक है, when a heavy projectile body A undergoes a elastic collision with a light target body B, ठीक है, तो क्या होगा, जो कि रेस्ट में है, द बॉडी ए कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। भैया ये हाथी है तो जिस वेलोसिटी से ये कोलाइड किया उसी वेलोसिटी से वो जाता चला जाएगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी ऑफ इट्स ओन, बट द बॉडी बी स्टार्ट्स मूविंग विद डबल द वेलोसिटीज ऑफ ए। लेकिन इस बॉडी को इस ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी का दुगना इसको मिल गया, मतलब v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1 जिसको यहाँ मिल गया।